आज कहानी अड्डा में दोस्तों सुनते हैं वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानी शरणागत। रज्जब अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गांठ में 200-300 रुपए की बड़ी रकम। मार्ग बीहड़ था और सुनसान। ललितपुर काफी दूर था। बसेरा कहीं ना कहीं लेना ही था। इसलिए उसने मणपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था। रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज्यादा पड़ता था। इसलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। परंतु ठहरता कहाँ। जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की पालियां डाली थी और पैजामा पहने थी। इसके सिवा गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वो उस गांव में बहुत से कर्मण और अकर्मण ढोर खरीद कर ले जा चुका था। अपने व्यवहारियों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की, किंतु किसी ने मंजूर न किया। उन लोगों ने अपने ढोर रज्जब को अलग अलग और लुके छिपे बेचे थे। ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती, इसलिए सबने इनकार कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोतते थे। निज का हल बैल कुछ भी ना था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल का पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा मकान था, परंतु उसको गांव वाले गढ़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। सामत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। ठाकुर पौर में बैठा हुक्का पी रहा था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊ जी, एक विनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर डुले पूछा, क्या? रज्जब बोला, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हूँ। मेरी औरत को बहुत तेज बुखार है। जाड़े में बाहर रहने से ना जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी। इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ की जगह दे दें। कौन हो तुम लोग? ठाकुर ने प्रश्न किया। हूँ तो कसाई, रज्जब ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट थी। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है ये किसका घर है? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रज्जब ने आशा भरे स्वर में कहा, ये राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूँ। तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोले, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पैसे के कारण कोई जगह ही नहीं देता। और वो दरवाजे के बाहर ही एक कोने में चिपक कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी करहाती कांपती हुई गठरी से बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लाए हो? हाँ सरकार, रज्जब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तमाकू अपनी चिलम से पी लो। अपनी औरत को भी भीतर ले आओ। हमारी पौर में एक कोने में पड़े रहना। जब वे दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा, तुम यहाँ से कब उठकर जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियां बांधे हूँ, इसलिए पकाने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम्हारा नाम क्या है? रज्जब। थोड़ी देर के बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने स्थान का नाम बतलाया। वहां किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है, क्या करूं, पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है वही तो उसको करना पड़ेगा ना राजा साहब। क्या नफा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे बढ़कर। रज्जब ने जवाब दिया, महाराज, पेट के लायक कुछ मिल गया है, यूं ही। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। रज्जब एक क्षण बाद बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा, तब तक घर के लोग की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफी रात गए कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। एक फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर साहब बाहर निकल आए। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊजू, आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का शगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? हाँ,
आगंतुक ने बोला। एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी ओर आया है, परंतु हम लोग जरा देर से पहुंचे, वो खिसक गया। कल देखेंगे, जरा जल्दी उठकर। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा छुएंगे? क्यों? बुरी कमाई होती है, उसके रुपए पर कसाई थोड़े ना लिखा हुआ है। रुपया तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई का नहीं हो जाता। मेरा मन नहीं मानता, वो अशुद्ध है, हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। ज्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर ही टाल दिया। भीतर देखा तो कसाई सो रहा था, उसकी पत्नी भी। ठाकुर भी सो गया। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब ना जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर में बहुत दर्द था। वो एक कदम भी चल नहीं पाती थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर गुस्सा हो गए। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर पर टिका हुआ देखकर तरह तरह का बकवास करेगा। तुम बाहर जाओ इसी समय। रज्जब ने बहुत विनती की, किंतु ठाकुर न माना। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोक मत का दबदबा उसके मन पर भी था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर अपनी पत्नी को ले जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। उसे आशा थी कि आध पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी ठीक हो जाएगी कि वो पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा ना हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया। मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने को तैयार हो गया। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार चढ़ाया। वो जाड़े के मारे थर थर कांप रही थी। इतनी की रज्जब की हिम्मत उसे उसी समय ले जाने की ना हुई। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से जब ने कुछ समय के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया, जब तक कि उस बेचारी का कम से कम बुखार न उतर जाए और कपकपी न बंद हो जाए। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु बुखार बहुत तेज हो गया था। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान ने कहा, भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी चलने के लिए कहा। वो बोला, इतने किराए में काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस ले लो, मैं घर जाता हूँ। रज्जब ने दांत पीस लिए। कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कहने लगा, भाई आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य ही मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो नहीं देते। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया का व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई। उसको टस से मस न होता देखकर रज्जब ने और पैसे दिए। तब उसने गाड़ी को आगे बढ़ाया। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव कोई पास में था नहीं। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार से बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली। रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को स्मरण हो आया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा, और स्मरण हो आया कि गाड़ीवान को वो एक हट जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही देने पड़े थे। उसे गाड़ीवान पर गुस्सा था, परंतु उसको प्रकट करने का उस समय उसके मन में ना तो समय था और ना इच्छा। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप प्रारंभ किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल का फिर पैसा मांग उठेगा क्या? कैसे मांग उठूंगा? किराया ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूंगा? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा ललितपुर होता तो बतला देता। क्या बतला देते? क्या सेत मेत गाड़ी में बैठना चाहते हो? क्यों बे, क्या रुपया देकर भी सेत मेत का बैठना कहाता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है। अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो साले को यही छुरी से काटकर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चला जाऊंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु अकारण ही वो भली भांति प्रकट हो गया। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा। अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आसपास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कि कहीं कोई अब निकला और
तब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप गई। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ा लूंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु आगे न जाऊंगा। कहीं सचमुच मार्ग में मार डालेगा तो। गाड़ी थोड़ी दूर और चली कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने ना देख पा रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा। रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी खड़े हैं, बड़े बड़े लठ बांधकर न जाने कहां से आ गए। से तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरों पर एक लठ पटक दिया और 2 दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ, बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं। यह कौन है? एक ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान की घिक्की बन गई, कोई उत्तर न दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी दे मारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला, बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। घाट में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। और ये कौन है बतला? उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई है। रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी वो वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी बीवी बहुत बीमार है। औरत जोर से कराही। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। उसने ना माना, बोला, इसका खोपड़ा चकना चोर करो दाऊ जी, यदि वैसे ना माने तो असाई कसाई हम कुछ भी नहीं मानते, छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा, इस पर हाथ ना पसारेंगे और ना पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊ जी आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं? मैं देखता हूँ। और वो तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकालकर देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर जाओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। हो मेरी बला से। गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूँ। और उसने रज्जब को फिर से धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर कर देता हूँ। वो मेरी शरण में आया था। गाड़ीवान लठैत झक सी मारकर नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम लोगों में से किसी ने इस बात की चर्चा की तो उसे भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी थानी थी, उसने गुस्से के स्वर में कहा, दाऊ जी आगे से कभी आपके साथ न आऊंगा। दाऊ जी ने कहा, न आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।